वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। सो फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा एंड दैट इज उप्स कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। यानी हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो उप्स कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी दूसरे लैंग्वेज से बेहतर है, क्यों हम लोग इसकी ओर मूव कर गए और क्यों हम लोगों ने इस लैंग्वेज को यूज किया, राइट। सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द object oriented programming, let us discuss about the some things that is procedure oriented programming language, right। यानी कि सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बताऊं। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों, जब तक हम लोग इसके डिफरेंट को नहीं जान पाएंगे तब तक इसके एडवांटेज को नहीं जान पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होता था और कैसे यूज होता था, इसी वजह से क्या ड्रॉबैक थे इसमें जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया, राइट। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे एक फिगर है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखे हैं। तो ये फिगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। यहाँ सबसे पहले, यस, इट्स अ प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच, यानी यहाँ पे जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच है, ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता था, आप याद करिएंगे जरा सा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करते थे बिफोर, पहले की डिकेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सी, पास्कल, फोर्ट्रान, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते थे। क्योंकि इन लैंग्वेज में क्या था कि जब भी प्रोग्रामर को इस लैंग्वेज को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता था तो उनके पास सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता था, जो वो प्रोसीजर या फंक्शंस परफॉर्म करते थे किसी टास्क को, तो उस टाइम में जब प्रोग्रामर्स राइट करते थे किसी प्रोग्राम को तो उन्हें सबसे पहले अपने टास्क को डिवाइड करना पड़ता था एक सेपरेट सब टास्क में। दैट इज व्हाट इन द फिगर यू कैन सी दैट। यानी कि जो आपका यहाँ पे देखिए एक मेन मेथड है और मेन मेथड के बाद जो है इस मेथड को डिवाइड किया गया, यानी मेन मेथड आपके सेपरेट्स हैं, यहाँ मेथड से, और मेथड जो है आपका ये मेथड वन, ये सारा आपका सब टास्क है। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स के लिए, ऐसे टाइप के फंक्शंस के लिए जब आप इसको क्रिएट करते थे, जैसे आप प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, आपने राइट किया है, तो अगर 100 लाइन्स है, थाउजेंड्स लाइन है, मिलियंस ऑफ लाइन्स है, तो एक सर्टेन टाइम्स के बाद क्या होता था, प्रोग्राम में कम्प्लेक्सिटी हो जाती थी। ये कम्प्लेक्सिटी कैसे होती थी, तो कम्प्लेक्सिटी ये होती थी कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम जो कंट्रोलर, जो प्रोग्रामर होता था, प्रोग्रामर का प्रोग्राम से कंट्रोल खो जाता था। यानी कि अगर आप में प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड एरर है तो आपके लिए उसे फाइंड करना मुश्किल है। अगर आप किसी फंक्शन या मेथड को ऐड करना चाहते हैं तो उस मिलियंस ऑफ लाइंस में ऐड करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता था, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो था, इसमें ये एक ड्रॉबैक था, राइट। दूसरी प्रॉब्लम्स जो आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ था वो ये था कि यहाँ पे आप अपने फंक्शंस को रीयूज नहीं कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे रीयूजेबिलिटी की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तीसरी प्रॉब्लम्स इसके साथ ये था कि प्रोग्राम जो इस अप्रोच के थे, यानी कि आपके जो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के जो प्रोग्राम थे, वो ह्यूमन बींग से लाइफ से कहीं ज़्यादा दूर थे। यानी ह्यूमन बींग्स लाइफ से होता है जो है, जैसे कि हम लोगों का नेचर होता है, बात करना ये हमारी एक्टिविटी होती है, या फिर हम लोग कोई काम करते हैं, डेट्स एक्टिविटी। तो ये जो आपका नेचर, ये जो प्रोग्राम्स का नेचर था वो एक अननेचुरल था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज़ नेचुरल नहीं हो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, जिस वजह से हमारे पास जो, यानी कि प्रोग्रामर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्हें ये बात समझ में जल्द ही आ गई कि अब हमें एक ऐसे नए अप्रोच की जरूरत है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो हमारे फंक्शंस को, हमारे प्रोग्राम्स को रीयूजेबिलिटी दे, इनहेरिटेंस, जैसे हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो बात करते हैं आप अपने किसी फंक्शंस को दूसरे में ट्रांसफर करने की। जैसे अगर आप कोई एक सन है तो वो सन अगर फादर से प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली फादर के कुछ ना कुछ गुण उस सन में जरूर होंगे। तो ये उसका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी था, जो कि आपके जो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच थे उसमें इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी वजह से हमारे पास तो सबसे बाद उसके बाद कॉन्सेप्ट आया था, वो हमारा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल्स है, यहाँ मैं आपको दिखा दूं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच था, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे सी प्लस प्लस जावा हुआ, यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को मर्ज किया गया था, राइट।
सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एक मॉड्यूल होता है जो डेटा और मेथड्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्लास है, एक क्लास में यहाँ पे देखिए मेन मेथड है, यहाँ पे फिर क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 एंड हियर इज द डेटा मेथड्स, यानी कि हर क्लास आपका डेटा मेथड्स को कंटेन करता है। तो यहाँ पे क्लास क्या 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 कर रहा है ना, कि आपके डेटा के बाइंडिंग का वर्क भी कर रहा है, यानी डेटा का बाइंडिंग है। अब एक क्लास यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 के साथ भी ऐड किया जा सकता है और क्लास 2 को क्लास 3 के साथ भी ऐड किया जा सकता है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि क्लास 1 के प्रॉपर्टी को क्लास 2 ऐड करें, यूज करें, और क्लास 2 के प्रॉपर्टी को या फिर क्लास 1 और 2 दोनों की प्रॉपर्टी को क्लास 3 यूज करें, ऑफ कोर्स वी कैन डू इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये इसका एडवांटेज था जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बढ़ावा मिला, या फिर ये कह सकते हैं कि इस डिकेड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर के फील्ड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया, यानी कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में इसने तहलका मचा दिया, यानी कि आते के साथ ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये लोगों में छा गया और प्रोग्रामर्स इसको ज़्यादा यूज करने लगे और रीयूजेबिलिटी कोड होने की वजह से ये लोगों के लिए आसान हो गया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स। सो हियर इज द उप्स कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ राइट कर रखे हैं। सो देखिए यहाँ पे उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया है ए लैंग्वेज विच सपोर्ट्स द फॉलोइंग फीचर्स। ऑफ कोर्स जो उप्स कॉन्सेप्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो उसके लिए कम से कम 4-5 बातें होंगी जिसको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, माना जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये 4 फीचर्स को सपोर्ट करता है। सबसे पहला इसका फीचर जो है वो है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ऑफ कोर्स। तो चलिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं हम लोग। द टेक्निक ऑफ द क्रिएटिंग न्यू टैब्स दैट आर वेल सुटेड टू एन एप्लीकेशन टू बी प्रोग्राम्ड इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया एक ऐसा टेक्निक जिससे हम लोग न्यू टाइप्स के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अब तक जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में, पैस्कल्स में, फोर्ट्रान में देख रहे थे, वहां पे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होता था। अब यहाँ पे क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी है, यानी कि जो भी हम लोग यूजर खुद का भी एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली क्लास को यूज करते हैं, क्लास भी आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है। सो इट्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स फॉर मॉडलिंग अ रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड को मॉडलिंग करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इसके पास एबिलिटी होता है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। सो हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्ट इन डेटा टाइप्स एंड सेट अप परमिटेड ऑपरेटर्स, इसके पास ऐसा प्रॉपर्टीज भी होता है जिसकी वजह से बुल्ट इन डेटा टाइप्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और परमिटेड करता है कुछ ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए भी। जैसे यहाँ पे देखिए द क्लास इज कंस्ट्रक्ट इन जावा फॉर क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, यानी कि यहाँ पे जो द क्लास यानी कि जो आपका क्लास यूज करते हैं, दैट कंस्ट्रक्ट इन जावा, जो जावा में बनाया गया है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, जिसको कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताया, यानी कि जो डेटा का एब्स्ट्रैक्शन है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे यूजर डिफाइंड खुद के डेटा टाइप्स को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो एक क्लास जो कंटेंट्स करता है, एक क्लास जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे देयर में बी a lot of data, a class contains the user does not need the entire data, right? So the require only some part of the available data. In this case, we can hide the unnecessary data from the user and expose only that data that is interest to the user. This is called abstractions also, right? So यहाँ पे जो है आपका एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लेते हैं कि अगर आप डेवलपर है, आपने जो डेवलप किया है किसी प्रोग्राम को, प्रोग्राम आपने राइट किया है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी यूजर्स के पास, यानी कि जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स को सारे डेटा शो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं बैंक्स के डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको अपना सिर्फ अकाउंट नंबर मिलता है, उसके बाद आईएफएससी कोड दिया जाता है, आपका नेम प्रिंट होता है आपके पासबुक पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पासबुक पे प्रिंट होता है। लेकिन एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये बैंक का इंटरनल मामला है जो कि आपके यानी कि यूजर के लिए वो विजिबल नहीं होता है। तो ये एक ऐसा डेटा जो यूजर के लिए नेसेसरी ना हो, उसे हाइड करना भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ही काम होता है। यानी यूजर को जितने डेटा की जरूरत है उतने डेटा को ही शो किया जाता है, और बाकी डेटा की, अगर जिस डेटा की जरूरत नहीं है, उस डेटा को
यूजर के सामने शो नहीं किया जाता है, राइट। तो ये आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ। सो बेसिकली इफ वी राइट एग्जाम्पल्स हियर, सो यू कैन सी दैट, जैसे मैं राइट करूँ क्लास, ओके, सो इट्स अ बैंक, देन आफ्टर, अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक प्राइवेट ले लेते हैं, प्राइवेट डेटा टाइप, सो प्राइवेट इन अकाउंट नंबर, ओके। सो अकाउंट नंबर हम लोगों ने ले लिया एक टाइप। फिर है हमारा प्राइवेट, सॉरी, अब यहाँ पे मैं ले लूँ स्ट्रिंग और यहाँ पे ले लूँ नेम, राइट। स्ट्रिंग का एस यहाँ पे कैपिटल होगा, सो इट्स एस कैपिटल, देन आफ्टर प्राइवेट float balance, okay, then after private float, ठीक है। प्रॉफिट एक ले लेते हैं हम लोग, और एक और चलिए कोई डेटा टाइप एक और ले लेते हैं, सो प्राइवेट फ्लोट लोन, ओके। अब यहाँ पे चलिए हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main string एज, या फिर चलिए मैं इसे नहीं, सॉरी, प्राइवेट पब्लिक void डिस्प्ले, एक फंक्शन बना लेंगे डिस्प्ले का, ओके। अब यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो यूजर को क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, चलिए वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, अकाउंट नंबर, सो प्लस ACC नंबर, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, राइट। सो यहाँ पे नेम प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बैलेंस, राइट, इक्वल टू, अब यहाँ पे बैलेंस जो आपका है उसे प्रिंट कर देंगे, राइट। सो अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे अब देखिए इस एग्जांपल में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल में क्लियर है कि जो यूजर के लिए जो विजिबल है, यानी कि जो डिस्प्ले होगा वो आपका अकाउंट नंबर होगा, उसका नेम होगा और उसका बैलेंस होगा। जबकि यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है, आपने नेम और बैलेंस को आप प्रिंट करा। प्रॉफिट बैंक आपको क्या दे रहा है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट, कितना प्रॉफिट दे रहा है। लोन्स आपका क्या है, लोन अमाउंट, वो लोन अमाउंट यूजर के लिए विजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा डेटा जो आपके लिए रिक्वायरमेंट था, आप सिर्फ यूजर को वो डेटा ही शो कर सकते हैं, बाकी जो डेटा यूजर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उसे आप नहीं शो कर रहे हैं। दैट इज द ऑफ कोर्स एग्जांपल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, राइट। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका इनकैप्सुलेशंस, ओके। सो इन द इनकैप्सुलेशंस, so in the encapsulations, encapsulation is a mechanism where the data, that is variables, and the code, that is methods, that act on the data will bind together, right. So for example, if we take a class, we write the variables and method inside the class, thus a class is binding them together. So class is an example of in, so is class is an example for encapsulations, right. So यहाँ पे encapsulations एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डेटा
और मेथड, यानी दोनों को क्या करता है ना, एक साथ बाइंड करने का काम करता है। बाइंड करने का मतलब ये हो गया कि दोनों एक साथ जोड़ने का, एक क्लास में बाइंड करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने डिफिनेशन राइट किया है यहाँ पे, सो इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म दैट एसोसिएट्स द कोड एंड द डेटा इट मैनिपुलेट इनटू अ सिंगल यूनिट एंड कीप्स देम सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेस एंड मिसयूज। यानी कि ऑफ कोर्स की बात है कि अगर आपके मेथड को और डेटा को अगर सेफ रखा जाता है, बाइंड करके रखा जाता है, तो ऑफ कोर्स उसका मिसयूज और एक्सटर्नल इंटरफेस उसका नहीं हो सकता। जैसे एक देखिए यहाँ पे अपने एक क्लास बनाया है, राइट, और इस क्लास में यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स राइट किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, और यहाँ पे देखिए एक मेथड हमने बनाया है पब्लिक वॉइड स्पीक। तो ये जो आपका मेथड है, इस मेथड में देखिए यहाँ पे मैंने जो राइट किया है, सो मैंने इसे क्लोज करना भूल गया था। ओके, सो यहाँ पे देखिए कि जो आपका वेरिएबल्स है, यानी कि वेरिएबल्स जो आपने राइट किया है वो, और जो यहाँ पे आपका मेथड है, दोनों को एक ही क्लास में हम लोग बाइंड कर रहे हैं, और एक ही क्लास में इस दोनों का यूज भी है। और जब भी आप चाहें तो इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये आपका जो मेथड है, सॉरी, ये आपका जो यहाँ पे मेथड है और यहाँ पे आपका डेटा है, दोनों बाइंड है, तो आपके आपके उस क्लास में ये दोनों प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये आपका इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन का मेन मोटिव ये होता है कि डेटा और मेथड को एक साथ बाइंड करके रखा जाता है ताकि उसका एक्सटर्नल इंटरफेस और मिसयूज ना हो सके, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब है आपका इनहेरिटेंस। यस, इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ और इसके एक एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, सो इट्स अलाउज द एक्सटेंशन एंड रीयूज ऑफ existing code without having to rewrite the code from scratch. Inheritance involves the creation of new classes, that is the derived class from the existing ones, that is base class. यानी मतलब ये हो गया कि जैसे इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टीज की जिस प्रॉपर्टीज में हम लोग एक प्रॉपर्टीज को दूसरे प्रॉपर्टीज के साथ ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर ट्रांसफर की बात आती है, तो जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स, कहीं ना कहीं अगर आपको प्रोड्यूस आपके पेरेंट्स करते हैं, तो आपके पेरेंट्स के कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर जरूर होंगे, तो वो आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होता है। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी के पास ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं और जिस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करते हैं, तो जहां से ट्रांसफर करते हैं वो आपका बेस क्लास होता है, और जिसमें ट्रांसफर करते हैं वो आपका डिराइव्ड क्लास होता है। तो डिराइव्ड क्लास आपका अपने बेस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, thus enabling the creation of a hierarchy of class that simulate the class and subclass concept of the real world. The new derived class inherits the member of the base class and also and its ऑन, राइट। तो यानी कि अपना जो ये प्रॉपर्टीज है उसको तो यूज करेगा ही करेगा, साथ में दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे यूज करेगा उस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए जो है एक्सटेंड, यानी क्लास जो आपका बेस क्लास है, इस बेस क्लास के प्रॉपर्टी को हम लोग डिराइव्ड क्लास बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए इज ट्रांसफर टू क्लास बी। अब क्लास बी का अपना भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, राइट। अब जैसे हम लोग बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स से हैं, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे उनका घर है, संपत्ति है, राइट, उनका धन है, तो जो भी उनका है वो सारा प्रॉपर्टीज तो आपको मिलेगा ही। साथ में आप अपने प्रॉपर्टीज को अगर कुछ बनाते हैं, जैसे आपकी वाइफ, इट्स योर प्रॉपर्टी, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको, ये आपका अपना प्रॉपर्टीज है, तो आपका अपना गुण भी आप में तो रहेगा ही। जैसे अगर किसी के अंदर कोई प्रोफेशन है, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन है या फिर कलेक्टर बनने का है, तो ये उसका अपना प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसके पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टीज उनको मिल रहा है वो प्रॉपर्टीज को भी वो इनहेरिट करते हैं, अपने साथ रखते हैं, राइट। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर दैट such that we can understand it very clearly, and I am writing here some examples such that you can get understand very well. So class A, okay, so in class A, चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टी को राइट करते हैं। सो इंटीजर टाइप का एक ए ले लेते हैं, ओके, इंटीजर टाइप का एक बी ले लेते हैं हम लोग, ओके, और फिर यहाँ पे एक कोई मेथड डिफाइन कर लेते हैं। सो पब्लिक वॉइड, मान लेते हैं कोई मेथड होगा मेरा, ओके, और इस मेथड के अंदर में हम लोग, चलिए ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं। कुछ भी राइट कर सकते हैं मेथड के अंदर में हम लोग। नाउ जस्ट क्लोज दिस क्लास, ओके। नाउ वी हैव अनदर क्लास दैट इज क्लास बी। अब यहाँ पे क्लास बी मैंने राइट किया। अब क्लास बी में अगर हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स क्लास
एक्सटेंड ए, ओके, क्लास ए को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग क्लास बी एक्सटेंड करेगा ए क्लास को, राइट, तो यहाँ पे अब जो है जो ए और बी आपने डिफाइन किया है और जो मेथड आपने वहाँ पे डिफाइन किया है, ऑफ कोर्स वो मेथड तो क्लास बी में आ ही चुके हैं और आप खुद के मेथड को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, खुद के यहाँ पे डेटा टाइप को भी डिफाइन कर सकते हैं। सो ओके, आई एम राइटिंग हियर प्राइवेट int c, okay, then after public void method 2, ओके। चलिए दूसरा मेथड एक ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे इस क्लास को क्लोज कर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्लास ए का प्रॉपर्टीज है, क्लास ए का जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो क्लास बी में तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, साथ साथ में क्लास बी का जो अपना प्रॉपर्टीज है जैसे प्राइवेट इंट सी का और मेथड 2 का, ये भी प्रॉपर्टीज उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका कॉन्सेप्ट है उप्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, यानी एक क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग दूसरे क्लास में ट्रांसफर करते हैं, राइट। सो नाउ वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब लोग पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग देखते हैं। सो डियर फ्रेंड, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म को जब यूज करने की एबिलिटी होती है तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जिसे हम लोग देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसके नेम से ही पता चलता है, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फोज मीन्स फॉर्म्स, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फॉर्म के रूप में जब आप उसको ऐड करते हैं तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। सो इट अलाउज डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू रिस्पॉन्स टू द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज। तो ये अलाउ करता है आपके डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डिफरेंट टाइप के वे में आप उसको यूज कर सकते हैं एक सेम ही मैसेज को। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल राइट किया है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि वॉइड कैलकुलेट में आप एक इंट एक्स को पास कर रहे हैं और यहाँ पे जो एक्स का वर्क है वो वर्क है आपके लिए स्क्वायर वैल्यू का, यानी कि ये आपके लिए स्क्वायर वैल्यू को प्रिंट करेगा। और दूसरा जो आपका यहाँ पे क्लास 2 एक बनाए हैं आप और क्लास 2 एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास 1 को, यानी कि अब जो है ये आपका जो प्रोग्राम है ये यानी कि स्क्वायर वैल्यू को तो प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको क्लास 2 एक्सटेंड कर रहा है और दूसरा जो क्लास 1 का प्रॉपर्टीज है उसको प्रिंट करेगा और दूसरा ये क्लास 2 का जो अपना प्रॉपर्टीज है उसे भी ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपने भी एक मेथड यहाँ पे देखिए डिक्लेयर किया है कैलकुलेट इंट एक्स, और यहाँ पे भी कैलकुलेट इंट एक्स ही है, राइट। तो यहाँ पे दोनों है तो दोनों कभी भी ये लाई नहीं करेगा क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप एक ही डेटा का या फिर एक ही ऑब्जेक्ट का मल्टीपल यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सेम ही जो आपने इंट एक्स पास किया है उसी वेरिएबल के लिए क्यूब का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और उसी वेरिएबल के लिए स्क्वायर की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे मेथड भी आपका सेम है, जबकि दोनों का यूज आप डिफरेंट वे में कर सकते हैं। दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। सो द रिस्पॉन्स स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, सॉरी, इनहेरिटेंस, यानी कि जब आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसका यूज इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्लियर होंगे। सो अब मेरे पास है जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसकी बात हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि आपको क्लास बनाना है, क्लास के बाद क्लास को यूज करने के लिए जो आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट एक बनाना है, राइट। सो एक क्लास डिफाइंस द शेप एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इज टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स, राइट। तो ये जो आपका क्लास होता है ना वो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप्स के शेप और उसके बिहेवियर को ये बताता है, राइट। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट डेटा जो इसका पहला कॉन्सेप्ट था उप्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्लास क्या करता है, क्लास इज एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको कि यूजर डिफाइन करता है, राइट। So class is a user defined data types that contains data and method, डेटा और मेथड को कंटेन करता है और जिसको बाइंड भी करता है, ये भी मैंने बताया। सो इट्स बाइंड्स टुगेदर द डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन देम, राइट। द इंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ए यूजर डिफाइंड, okay, so a user defined data type with the help of class. Once a class has been defined we can create any numbers of object, यानी एक बार आपको बस क्लास डिफाइन करना है, उसके बाद उस क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वे में उसे यूज कर सकते हैं, जो इसके पॉलीमॉर्फिज्म का ही रूप है, राइट।
So belonging to that class, right? So each object is associated with the data of type class with which they are created. Thus a class is a collection of object of similar type. इसलिए आपका जो क्लास होता है वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शंस होता है, राइट? सो एग्जांपल्स देखिए, अगर इफ फ्रूट हैज बीन डिफाइंड एज अ क्लास, अगर फ्रूट्स को हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स देन द स्टेटमेंट फ्रूट्स मैंगो विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैंगो बिलोंगिंग टू द क्लास फ्रूट। अगर फ्रूट आपका क्लास है तो फ्रूट्स के उस क्लास के क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो सोचिए, तो उसका ऑब्जेक्ट फ्रूट्स का क्या होगा? एप्पल, मैंगो, बनाना, यानी जो भी यहाँ पे उसके फ्रूट्स होंगे वो सारे उसके क्या होंगे? पार्ट हो जाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो है विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मैंगो बिलोंगिंग टू द क्लास फ्रूट। तो यहाँ पे वही किया हम लोगों ने, जो क्लास आपके पास है उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा ताकि आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट का? तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये देखिए ये उप्स का सबसे बड़ा फीचर्स, जो कोड का जो रीयूजेबिलिटी होता है, यानी कोड को आप बार बार यूज कर सकते हैं एक ही कोड को, ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, सो डिफाइनिंग क्लास, क्लास को कैसे डिफाइन करता है? सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। यानी क्लास आपका क्या होगा? यानी कि उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड क्लास। ओके, सॉरी कीवर्ड होगा यहाँ पे, कीबोर्ड नहीं होगा, दैट इज कीवर्ड। ओके, सो इट्स अ कीवर्ड, राइट? सो जब क्लास क्रिएट करते हैं तो इसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लास, एक क्लास डिक्लेरेशन डिफाइंस अ न्यू टाइप, ये डिफाइन करता है आपके न्यू टाइप को। सो दिस न्यू टाइप इज देन यूज्ड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। thus a class is a logical abstraction, of course it's a logical abstraction but an object has physical existence। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ऑफ कोर्स हम लोग जैसे फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग मैंगो बोलते हैं तो यस उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मैंगो इज द पार्ट ऑफ फ्रूट, ओके, बट फ्रूट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैंगो, राइट? सो फ्रूट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, जबकि मैंगो यानी फ्रूट्स के जितने भी मेंबर्स है, जो भी उसके ऑब्जेक्ट है, वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है आपका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके क्लास का, राइट? सो यहाँ पे देखिए क्लास को डिफाइन करने का आपका सिंटेक्स है। सो एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि आपको बताना पड़ेगा क्या राइट करना है, पब्लिक, प्राइवेट, राइट? यहाँ देन यहाँ पे मॉडिफायर है, स्टैटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स अ मॉडिफायर। यहाँ पे क्लास है, यानी कि जो आपका कीवर्ड है, और क्लास नेम, जिस नेम से आप क्लास बनाना चाहते हैं। ओके, देन आफ्टर डेटा मेंबर स्पेसिफिकेशन, यानी कि डेटा का मेंबर, जैसे इंट ए इक्वल टू 10, दैट्स अ वेरिएबल। मेथड मेंबर स्पेसिफिकेशन, जो भी मेथड आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे, मेथड का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, राइट? सो हियर इज द एग्जांपल्स, मैंने एग्जांपल राइट किया यहाँ पे देखिए। सो क्लास रूम, अब आपका रूम एक क्लास है, यहाँ पे आप रूम नाम से एक क्लास बना रहे हैं जिसमें उसका लेंथ आप डाल रहे हैं, रूम का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, तो उसका लेंथ होगा, उसका विड्थ होगा, राइट? उसका वॉइड सेट डेटा, अब यहाँ पे सेट डेटा हम लोग कर रहे हैं, राइट? सेट डेटा में इंट एक्स और इंट वाई आप पास कर रहे हैं। अब लेंथ में आप एक्स पास कर रहे हैं और विड्थ में वाई पास कर रहे हैं। नाउ हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे देखिए, वॉइड डिस्प्ले डेटा, आप डेटा को डिस्प्ले करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेंथ इक्वल टू प्लस लेंथ, यानी कि लेंथ क्या होगा, जो लेंथ आप पास करेंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विथ आपका क्या होगा, जो विथ आप पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस क्लास को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। बेसिकली ये क्लास आपका क्लोज हो गया। अब इसके ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। सो एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ क्लास एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्लास का जो सिंटेक्स है वो है आपका यहाँ पे देखिए, क्लास नेम, यानी कि पहले क्लास का नेम आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम बताना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्ट का नेम क्या रखना चाहते हैं, फिर आपका ये न्यू कीवर्ड आपको राइट करना पड़ेगा, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो आपके लिए मेमोरी का एलोकेशन करता है। सो हियर इज द इक्वल टू न्यू और क्लास नेम, फिर से आपको क्लास का नेम देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो न्यू क्लास नेम, या दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे भी इसे राइट कर सकते हैं, न्यू आप करेंगे और क्लास नेम राइट करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का नेम आपको नहीं मिलने जा रहा है जिसको आपकी दूसरे जगह भी यूज कर सके, तो बार बार आपको ये चीज राइट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते हैं, सॉरी इस टाइप के सिंटेक्स को नहीं यूज करते। ओके, सो वी हैव द एग्जांपल्स। सो रूम, यानी कि जो क्लास आपने रूम बनाया है, रूम आर इक्वल टू न्यू रूम, यानी कि यहाँ पे आर नाम से आप एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर रहे हैं। सो एक्सेसिंग क्लास मेंबर थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अब क्लास के मेंबर को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ हियर इज द एग्जांपल्स, सॉरी सिंटेक्स इज हियर। सो ऑब्जेक्ट
का नेम आप बताएंगे डॉट मेंबर नेम, यानी कि ऑब्जेक्ट का नेम, जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन यहाँ पे आर किया है आपने उसका नेम, और मेंबर का नेम आप यहाँ पे करेंगे। सो एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे दिया है आर, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है, डॉट सेट डेटा जो आपके मेथड का नाम है उसमें पास कर रहे हैं 1020। जैसे आप पास करेंगे 1020, ये यहाँ पे 1020 यहाँ पे होगा पास, और यहाँ से फिर लेंथ और विथ इसका सेट कर देगा 10 और 20। ओके, सो नाउ वी हैव द आर डॉट डिस्प्ले डेटा। उसके बाद आप एक मेथड को कॉल कर रहे हैं दैट इज द डिस्प्ले डेटा, डेटा को ये डिस्प्ले करेगा, राइट। देन आफ्टर आर डॉट लेंथ, आर का लेंथ आप यहाँ पे 100 कर रहे हैं, आर का विथ आप यहाँ पे 200 कर रहे हैं। ओके, सो चलिए एग्जाम्पल है यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं। सो हियर इज द क्लास एबीसी, यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई लिखा है, तो ये आपका डेटा मेंबर है। ओके, नाउ एबीसी ओबी इक्वल टू न्यू एबीसी, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आप क्रिएशन कर रहे हैं, और ओबी डॉट एक्स यानी उस ऑब्जेक्ट में एक्स के वैल्यू को सेट कर रहे हैं 10। तो इस एबीसी क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए डेटा मेंबर एक्स वाई है, इस एक्स का वैल्यू यहाँ पे यहाँ से आपको 10 मिलेंगे और वाई का वैल्यू 20 मिलेंगे, और जैसे आप इसको प्रिंट करवाएंगे देन द वैल्यू विल बी प्रिंटेड एट एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20, राइट। एक और एग्जांपल है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सो एग्जांपल्स है यहाँ पे, सो क्लास एबीसी यहाँ पे इंट एक्स हुआ है यानी कि डेटा मेंबर। देन आफ्टर क्लास टेस्ट एबीसी, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने डिक्लेयर किया है। सो एबीसी ओबी, यानी कि अब यहाँ पे क्लास एबीसी का आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो ओबी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सो ओबी डॉट एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को आप 10 सेट कर रहे हैं और वाई की वैल्यू को 20 सेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे ओबी डॉट एक्स आपने राइट किया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ की ये ओबी डॉट एक्स आप राइट करेंगे इक्वल टू 10 करेंगे, तो ये पहले ऑब्जेक्ट देखेगा किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो एबीसी क्लास का है, ये एबीसी क्लास के पास जाएगा और फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू सेट कर देगा 10, राइट। अब है यहाँ पे यूज ऑफ क्लास मेंबर, यानी क्लास मेंबर का यूज आपको कैसे करना है। तो क्लास मेंबर के यूज आप दो तरीके से करते हैं। पहला तो होता है विद इन द क्लास, यानी क्लास के इनसाइड में ही, और दूसरा होता है आउटसाइड द क्लास दैट इज अदर क्लास, यानी कि दूसरे क्लास में। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है import java.util.asterisk क्लास abc। अब यहाँ पे x और y एक डेटा मेंबर है, void show data, यानी कि यहाँ पे एक मेथड को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string h, और यहाँ पे abc क्लास के लिए ऑब्जेक्ट आपने बनाया और फिर यहाँ पे फर्दर इसको यूज कर रहे हैं, x और y के वैल्यू को सेट कर रहे हैं, और ob डॉट शो डेटा, यानी कि यहाँ पे शो डेटा नाम से जो मेथड है उस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के बाद फिर फर्दर आपका ये जैसे कॉल होगा x और y के वैल्यू को आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा, राइट। तो ये था हम लोगों का उप्स कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो चलिए मैं आपको अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, दैट इज द लास्ट फॉर यू, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोनों में डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। बस दोनों में इतना ही डिफरेंट है दोस्तों। तो ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंट क्या है, तो बस आपको इतना ही बताना है कि ये इनहेरिटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं, जैसे जावा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, जबकि जावा का ही एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, तो ये सब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का आपको क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं लगा है तो भी आप कमेंट कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आखिर इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं आपकी क्लास को और भी बेहतरीन बना सकूं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग हैप्पी वाली लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, और दोस्तों प्लीज you can support me by just clicking on the subscribe button. So thank you for watching this once again. Thank you, keep watching and happy Wali learning.